प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अध्याय 1426। मैं इसमें बुरा नहीं हूं, बस मुझे ये पसंद नहीं है। लांसलॉट के साथ दो सपोर्टिव एलियंस जुड़े हुए हैं और दोनों की एबिलिटीज काफी जबरदस्त है। ये देखकर झंगी को थोड़ी जेलसी होने लगी, खासकर ग्रीन नाइट बॉस की पावर जो सीधे लांसलॉट की फाइटिंग इफेक्टिवनेस को बूस्ट करती है। कुछ देर के लिए झंगी को लांसलॉट की डिफेंस को ब्रेक करने का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं मिला, इसलिए उसने एक टैक्टिकल निर्णय लिया, रक्षा के नाम पर हमला। झंगी और हुआ ने एक दूसरे को देखा। आदमी और बिल्ली के बीच समझदारी पहले से थी, कोई वर्ड्स जरूरी नहीं थे। झंगी ने लांसलॉट की लेफ्ट साइड से हमला किया और हुआ ने राइट से। हालांकि उनका अटैक तेज था, लेकिन बॉस और लांसलॉट की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और झाड़ियां बार बार रिजनरेट होती रही। तुम जानते हो, यहां तक कि नैश एम्पायर के ग्रेट जनरल किलेदुया को भी इसी ट्रिक से टॉर्चर्ड करके मारा गया था। झंगी इस ट्रैप में नहीं फंसेगा। जब बात डिफेंस की आती है तो वो एक्सपर्ट है। जब हमला बेकार गया, झंगी ने खुद पर हमला होने दिया। डायमेंशनल गेट खुला और झाड़ियां सीधे झंगी के स्पेस में घुस गई। स्पेशल कैपेबिलिटीज के साथ सिंपल फिजिकल अटैक्स यूजुअली इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन डिफेंस की भी लिमिट होती है। लांसलॉट ने क्वाइटली वो इंटेल शेयर की जो उसने झंगी को ऑब्जर्व करके पाई थी, और तभी उसने पेड़ में अपनी तलवार घुमा दी। समन ब्लैक फ्लेम्स ने वाइन्स को जला दिया और एक पल में वो झंगी की ओर बढ़ने लगी। गिरती रग की ज्वाला। फ्लेम्स ने झंगी के डायमेंशन को छू लिया और फिर झंगी को इंस्टेंटली फील हुआ कि कोई स्ट्रेंज फोर्स उसके स्पेस को कोरोड कर रही थी। ये आग नॉर्मल नहीं है, लेकिन झंगी ने पैनिक नहीं किया। उसने वाइन्स को रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने डायमेंशनल पॉकेट में फ्रीली एंटर करने दिया। वो जानता है उसके पास 3000 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हैं। एक को सैक्रिफाइस करके एनिमी की एबिलिटी एनालाइज करने का मौका मिल रहा है। उसी समय उसने अपने हाथ में होली वर्डिक्ट ब्लेड घुमाई और बहुत सी वाइन्स को काटकर अलग अलग डायमेंशंस में भेज दिया। पहले यह कंफर्म करना होगा कि क्या सेपरेटेड वाइन्स में एक्टिविटी बनी रहती है या नहीं, और क्या ये रियल ट्रीज की तरह ग्रो कर सकते हैं। अब झंगी पूरा वाइन जंगल से घिरा था। चारों ओर ब्लैक बर्निंग वाइन्स थी, लेकिन वो जानता था इन वाइन्स को उसकी 3000 लेड स्पेशल डिफेंस पूरी तरह कोरोड करने में कम से कम 16 घंटे लगेंगे। शॉर्ट टर्म में कोई चिंता की बात नहीं है, और वैसे भी लांसलॉट के पास इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी नहीं है कि वो 16 घंटे नॉन स्टॉप अटैक करता रहे। झंगी कॉन्फिडेंट था, जब तक उसकी डिफेंस इंटैक्ट है वो इनविंसिबल है। गॉड स्माइट। झंगी ने अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट की और सामने की सभी वाइन्स को टुकड़ों में काट डाला। हुआ ने भी साथ दिया। एक तरफ से अटैक झंगी का और दूसरी तरफ से हुआ की हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स। लेकिन फिर भी ये अटैक्स लांसलॉट पर असर नहीं डाल सके। लांसलॉट केवल अपनी ट्री ब्लेड से सब कुछ ब्लॉक करता रहा। उसे पता था झंगी अभी फुल पावर पर नहीं लड़ रहा। वास्तविक ताकत को जाने बिना कोई अपने ट्रम्प कार्ड्स रिवील नहीं करता। अब दोनों के बीच एक साइलेंट अग्रीमेंट है। अभी फाइट बस वार्म अप है, डिसाइसिव मूव तो अभी बाकी है। लांसलॉट ने अपने दाहिने हाथ में ट्री स्वॉर्ड उठाया और शांत स्वर में बोला, मैंने परफेक्ट डिफेंस वाले टाइटल के बारे में सुना है। कहते हैं आज तक कोई तुम्हारी रक्षा नहीं तोड़ पाया। अब इस चीज में मेरी बहुत दिलचस्पी है। उसके हाथ में मौजूद ट्री स्वॉर्ड से एक मिस्टीरियस लाइट और शैडो उभरी और सुपरनैचुरल पावर से बनी विक्ट्री स्वॉर्ड कॉन्गर अब उसी स्वॉर्ड में मर्ज हो गई। इस दुनिया में कोई भी किला अभेद्य नहीं होता। विनर्स एग्जिस्ट टू डिस्ट्रॉय द इंडिस्ट्रक्टिबल। लांसलॉट की सबसे घातक टेक्निक उसकी यही स्वॉर्ड है। ट्री स्वॉर्ड के साथ इंटीग्रेट होने के बाद वो अटैक और डिफेंस दोनों में पीक लेवल पर पहुंच गया। अब उसने हमला किया और झंगी ने डिफेंस किया।
लांसलॉट लाइटनिंग की तरह झाड़ियों से निकला और झंग यी की ओर चार्ज किया। उसके हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो नाव एक मॉन्स्ट्रस वाइन ब्लेड बन चुकी थी, टेरिफाइंग और बेहद भारी। उसके चारों ओर ब्लैक हेलफायर जल रही थी और उसके चेहरे पर जो 666 का निशान था वो अब डरावना डिस्टॉर्ट हो चुका था। स्लैश। उसने अपनी स्वॉर्ड से सीधे झंग यी को टारगेट किया, जो अभी भी 3000 डायमेंशनल गेट से सुरक्षित था। स्वॉर्ड के गिरते ही एक इन्फर्नल ब्लेज उठी और उसी मोमेंट झंग यी ने देखा कि लांसलॉट के पीछे एक जायंट डीमन फेस मुस्कुरा रहा है। विक्ट्री स्वॉर्ड कॉन्गर की स्पेशल एबिलिटी है ब्रेक थ्रू डिफेंस। जैसे ही स्वॉर्ड ने झंग यी के डायमेंशन को छुआ, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन इनर डायमेंशंस के भीतर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। सिर्फ एक स्लैश से 7 आयामी दरवाजे चकनाचूर हो गए। पर उसी हेलफायर की रोशनी में झंग यी ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर तुम ये न करते तो मैं तुम्हें अपने पास लाने का रास्ता कैसे निकालता? बिना क्लोज कॉम्बैट के झंग यी ट्री स्वॉर्ड की रील डिफेंस को ब्रीच नहीं कर सकता था और लांसलॉट झंग यी के कोर डायमेंशंस तक नहीं पहुंच सकता था। अब दोनों पास है तो दोनों को अटैक का मौका है। कॉन्डेंस पावर ऑफ द वॉइड। झंग यी ने अपनी ब्लेड अनशीथ की। ब्लेड पहले से ही वॉइड एनर्जी से भर चुकी थी। जैसे ही उसने स्वॉर्ड निकाली, ऐसा लगा जैसे कोई डिवारर बाहर निकल आया हो। वॉइड एनर्जी की लहर इतनी इंटेंस थी कि पूरा स्पेस डिस्टॉर्शन में चला गया। कहते हो मैं अटैक में अच्छा नहीं हूं? वो बीता हुआ जमाना था। अब सिर्फ पसंद नहीं है, मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकता। लांसलॉट ने अगर 7 डायमेंशंस तोड़े थे तो झंग यी ने एक स्लैश में उसकी बॉडी पर डायगोनल कट मार दिया। इस अप्रत्याशित एनर्जी बर्स्ट ने लांसलॉट की आंखों की चमक बदल दी। इंटेल में तो लिखा था कि ये बंदा बस डिफेंस करता है, अटैक में इसका इंडेक्स काफी कम है। अचानक उसने अपने हाथ में बची हुई एनर्जी शील्ड को सामने किया। झंग यी की तलवार ब्लैक क्रेसेंट की तरह उसकी शील्ड से टकराई। पूरी हॉल शेक कर उठी। क्रैक। शील्ड टूट गया और लांसलॉट तेजी से दूर उछल गया, लेकिन तुरंत ही उसके पीछे की वाइन्स उसे सपोर्ट देने लगी और पकड़ लिया। टीसीएच। फक फक करना। लांसलॉट की सांस भारी हो गई। उसे ये रियलाइज हुआ उसने झंग यी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। पर उससे पहले कि डैमेज परमानेंट होता, एग्विवन ने अपनी हीलिंग पावर से उसकी इंजरीज को रिवर्स कर दिया। अब वो फिर से कॉम्बैट पोजीशन में था, पर इस बार सतर्कता के साथ। चैप्टर 1427 बैटल बिटवीन मास्टर्स। झंग यी और लांसलॉट की पहली सीधी भिड़ंत में झंग को थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन एग्विवन की हीलिंग ने फौरन उसका असर खत्म कर दिया। दोनों को अंदाजा हो गया था ये आम दुश्मन नहीं है, जीतना आसान नहीं होगा। झंग ने डिवाइन डिस्ट्रक्शन सक्रिय किया और एक बड़ी बेल को खत्म किया जो उसके ऑल्टरनेट स्पेस में घुसने की कोशिश कर रही थी, ताकि अम्ब फ्लेम से उसका स्पेस तबाह न हो जाए। लांसलॉट अब और सतर्क हो गया था। फुल डिफेंस बस नाम की बात नहीं है, उसने सोचा। सिर्फ विक्ट्री स्वॉर्ड जैसे पावरफुल अटैक से ही उसकी डिफेंस को ब्रीच किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 7th लेयर गेट तक। लेकिन झंग ने भी मुझे पूरी तरह स्ट्राइक नहीं किया। झंग भी टेंस था। 04 से किया गया उसका लास्ट अटैक लिमिटेड था, बार बार यूज नहीं किया जा सकता। सिर्फ मेरी कोर पावर से इस बंदे को हराने की चांस 20% है, लेकिन वो मेरी डिफेंस तोड़ नहीं सकता। मेरी हार की संभावना 5% से भी कम है। दोनों कॉम्बैटेंट्स ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में स्किल्ड थे। बैटल का आउटकम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। झंग और एक्साई कैट कोऑर्डिनेटेड तरीके से लांसलॉट पर लगातार हमला करते रहे ताकि उसे काउंटर स्ट्रैटेजी का कोई मौका न मिले। लांसलॉट अपनी तलवार से झाड़ियों को काटता और रिजनरेट करता, जिससे एक इंटेंस टेरिटोरियल बैटल छिड़ी रही। अगर बस केओस होता तो मैं पूरी पावर यूज कर सकता था, लेकिन पास ये चालाक बिल्ली है, अटेंशन डाइवर्ट करते ही मौका ले सकती है। अनोइंग। बूम। एक्साई ने
उस पर एक मैसिव पार्टिकल बीम छोड़ा। लांसलॉट ने बड़ी स्वॉर्ड घुमाई। फॉलन ऐश फ्लेम चारों ओर फैल गई। लेकिन उसी समय झंग ने मौका लिया, अपनी स्वॉर्ड वापस खींची और डायगोनल स्ट्राइक किया। ब्लैक एनर्जी की एक बड़ी क्रेसेंट वेव हवा में चमकी और लांसलॉट के सिर की ओर बढ़ी। लांसलॉट को तुरंत वाइन्स की लेयर डिफेंस बुलानी पड़ी ताकि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। उधर एक्साई के नीचे अचानक फर्श टूटा और डजन्स ऑफ पॉइजनस ग्रीन वाइन्स उसकी ओर स्नेक की तरह बढ़ी। होली स्पिरिट टेम्पल की दीवारें भले ही अलौकिक शक्तियों को रोकती हों, लेकिन लांसलॉट की बेलें इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें भी चीर सकती थी। हुआ का फर खड़ा हो गया। वो एक काले स्टील हेजहॉग की तरह लग रही थी। बेलें उसे काट रही थी और उसके स्टील स्पाइक्स जमीन पर गिरते जा रहे थे। झंग यी ने अपनी तलवार को शीथ में रखा। वॉइड एनर्जी धीरे धीरे कॉन्डेंस होने लगी। लांसलॉट ने गौर किया, इसका बड़ा हमला शुरू होने से पहले एनर्जी चार्ज करनी पड़ती है, फिर थोड़ी देर के लिए वो कमजोर हो जाता है। उसने फौरन वाइन्स की दीवार खड़ी की, जिससे झंग और हुआ के हमले कमजोर पड़ जाएं। एग्विवन हर छोटी मोटी चोट को तुरंत हील कर देता था। ट्रिपल कॉम्बो बहुत ही टाइट था, बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के। वही दूसरी ओर झंग यी की स्पेशल पावर इस छोटी स्पेस में ज्यादा यूजफुल नहीं थी। बैरियर स्टोन्स की वजह से उसकी मूवमेंट और स्ट्रैटेजी सीमित थी। अब लंबी दूरी की अटैक्स भी बेअसर हो रही थी। झंग को लगने लगा वो स्लोली डिसएडवांटेज में आ रहा है। लांसलॉट ने झाड़ियों की आड़ से एक बार फिर सरप्राइज चार्ज किया। झंग ने अपनी इंडेक्स फिंगर को फॉरवर्ड पॉइंट किया। वॉइड बुलेट निकली और एक मैसिव ब्लैक स्रीयर में बदल गई। बूम बूम बूम। वाइन्स की दीवार फिर से खड़ी हो गई। झंग अब लांसलॉट का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने अंदाजा लगाया था वो करीब से हमला करेगा। जैसे ही झंग ने सोचा, झाड़ियों से अचानक लांसलॉट उभरा। पूरे शरीर में फॉलन ऐश फ्लेम जल रही थी और वो स्वॉर्ड फ्यूजन के साथ झंग की ओर बिजली की तरह झपटा। झंग ने म्यान पकड़ा। वो जानता था, कभी कभी जान बचाने के लिए लड़ाई से बचना नहीं, बल्कि उसमें कूदना पड़ता है। लांसलॉट का फ्यूजन ब्लेड ऊपर से गिरा और ठीक उसी पल झंग यी ने भी वॉइड एन्चांटेड ब्लेड से काउंटर स्ट्राइक किया। चैप्टर 1428। हर सेकंड मायने रखता है। कॉन्डेंस वॉइड वर्सेस फॉलन ऐश फ्लेम। कमरे में एक पल के लिए अंधकार ऐसा छाया कि जैसे रोशनी निगल ली गई हो। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि छूने से पहले ही रूह कांप उठे। हुआ भी पीछे नहीं था। जैसे ही लांसलॉट ने झंग यी की तरफ चार्ज किया, उसने पीछे से हमला किया। म्याऊ। उसकी बॉडी एकदम फूल गई और स्टील जैसे काले कांटे उसकी पीठ से निकले जो सीधे लांसलॉट की ओर बढ़े। झंग और हुआ के इस जॉइंट अटैक के सामने लांसलॉट पागलपन भरी हंसी के साथ मुस्कराया। उसने एक हाथ से स्वॉर्ड संभाली और दूसरे हाथ से पीछे से आए हमले को ब्लॉक करने के लिए शील्ड उठा लिया। बूम। ताकत इतनी जबरदस्त थी कि होली स्पिरिट टेम्पल की दीवारें भी हिल उठीं। गूंज इतनी तेज थी कि मंदिर के एंट्रेंस पर खड़े गाओ चंगकोंग और बाकी लोगों ने भी महसूस किया। गाओ ने कहा, लड़ाई तो होनी हाई थी, फर्क नहीं पड़ता, और वो टेम्पल की गहराइयों की तरफ आगे बढ़ गया, जहां जनरल बाबुलू पहले से उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। दूसरी ओर लांसलॉट बुरी तरह जमीन पर गिरा। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर थैंक्स टू एग्विवन उसे चोट की कोई चिंता नहीं थी। वो सीलिंग से उल्टा लटका झंग को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रेडी हो, शो अभी शुरू हुआ है। और अगले ही पल वो कैनन बॉल की तरह झंग की ओर झपटा। झंग ने झट से डायमेंशनल गेट सेनलियो वनचेंग खोल दिया, होपिंग उसे रोक सके। लेकिन लांसलॉट डरने वालों में से नहीं था। वो सीधे गेट में कूद पड़ा। क्रैक। गेट 1 सेकंड से भी कम समय में टूट गया। लांसलॉट फिर से झंग के सामने आ चुका था। झंग चौंका। ये आदमी इतनी जल्दी समझ गया मेरा सिस्टम।
वॉइड स्किल यूज करने के बाद झंग कुछ समय तक ऑफेंसिव अटैक नहीं कर सकता। उसे सिर्फ डिफेंस पर निर्भर रहना पड़ता है। उसने अपने 3000 अलग अलग डायमेंशंस इसी वजह से बनाए थे, ताकि डैमेज आइसोलेटेड रहे और मेन बॉडी एक्सपोज्ड न हो। बट प्रॉब्लम यह है कि हर छोटे स्पेस की ड्यूरेबिलिटी लो होती है और लांसलॉट जैसे ब्रूट फोर्स अटैकर के सामने एक एक कर टूट सकते हैं। अब लांसलॉट का पूरा शरीर नरक जैसी काली आग में लिपटा था। उसने फिर से अपनी फ्यूजन स्वॉर्ड उठाई और झंग के गेट को काटने चला। 1, 2, 3। लांसलॉट अपने फुल पावर पर था और एक के बाद एक झंग यी के सेकेंडरी डायमेंशन गेट्स तोड़ रहा था। लेकिन झंग ने ऐसा होने नहीं दिया। गेट 9-13 के टूटते ही उसकी अटैक कैपेबिलिटी वापस रिस्टोर हो गई। लांसलॉट अब उसके 30 मीटर के अंदर आ चुका था। इस डिस्टेंस पार गॉड डिस्ट्रक्शन से कोई नहीं बच सकता। झंग ने लॉन्च किया अपना मोस्ट पावरफुल फुल रेंज अटैक, गॉड डिस्ट्रक्शन। लांसलॉट को खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत एक्टिवेट की गार्डियन शील्ड, एक काली क्रॉस शील्ड जो डिवाइन एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए बनी थी। बूम! झंग का हमला सीधा टकराया और लांसलॉट ढेर सारी बेलों को तोड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। लेकिन एग्विवन की हीलिंग पावर से वो फिर से उठ खड़ा हुआ। अनलाइक झूकिया, एग्विवन सिर्फ डॉक्टर नहीं, बलिदान देने वाला सपोर्ट है, अपनी लाइफ फोर्स तक देने को तैयार। लांसलॉट का चेहरा फिर से मुस्करा रहा था। तेरे अटैक को रिचार्ज होने में 10 सेकंड लगते हैं। मेरा अटैक कंटिन्यूअस है, झंग ने जवाब दिया। ज्यादा बोल मैट, अगर तू सब्जी वाले की पीठ पर न बैठा होता अब तक सुअर की तरह काट चुका होता। जवाब में लांसलॉट की फ्यूजन स्वॉर्ड फिर से झंग के डायमेंशंस को भेदती चली गई। इस बार 16 गेट्स टूटे। झंग और हुआ मिलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन हालत साफ थी। 3 अपोनेंट्स के सामने उनका कोई फायदा नहीं था। मैक्स 10 मिनट तक हाई टिक सकता हूं, झंग ने खुद से कहा। अगर उसके सारे गेट्स टूट जाते तो ऑल्टरनेट स्पेस की एबिलिटी एक दिन के लिए बंद हो जाती। तब वो वीकेस्ट एप्सिलॉन से भी नहीं लड़ पाएगा, यानी सीधा खतरा। लेकिन कुछ उम्मीद बाकी थी। झंग ने जिन बेलों को काटकर शैडो स्पेस में रखा था वो अब सूख चुकी थी। इसका मतलब बॉस लांसलॉट अब उसके शैडो स्पेस में घुस नहीं सकता। वो मुस्कराया और बोला, झूकिया, अब मुझे बताना ये चीज क्या है? ह्यूमन टिश्यू है या प्लांट? चैप्टर 1429। तुम्हारी तलवार मेरी तलवार है। जिंगवेई के शैडो स्पेस में कई लोग मौजूद थे। वे सीधे बैटलफील्ड पर नहीं आ सकते, लेकिन हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। झूकिया और लू कैरन ने मिलकर तेजी से ट्री ब्लेड की स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया। ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से प्लांट बन चुका है, झू ने कहा। एनिमल सेल्स सिर्फ 5% से भी कम बचे हैं, बाकी सब कुछ प्लांट लाइक फीचर्स है। झंग यी ने लांसलॉट पर ध्यान केंद्रित किया, खासकर उसकी हथेली में थामी हरी तलवार पर। लांसलॉट का असली शरीर पेड़ के साथ फ्यूज हो चुका था। पूरी शक्ति के साथ अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटीज के बावजूद उसकी वीक पॉइंट वही थी, उसके हाथ में। झंग को यकीन हो गया, जब तक वो ट्री ब्लेड के अंदर मौजूद बॉस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, लांसलॉट कभी नहीं मरेगा। हो सकता है एक रास्ता हो। झंग ने हुआ को देखा और कहा, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करो और मेरे साथ मिलकर फ्रंट से प्रेशर बनाओ। लांसलॉट ने उनकी बात सुन ली। उसे अंदाजा था कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। वो इंस्टेंटली पीछे हट गया और ट्री ब्लेड की मोटी ब्रांचेस उनके बीच दीवार की तरह उगा दी। लेकिन झंग और हुआ ने मिलकर अनलीश किया कॉम्बो अटैक। झंग ने होली स्वॉर्ड से शून्य की शक्ति छोड़ी, हुआ ने हाई एनर्जी पार्टिकल ब्रेथ छोड़ा। ट्री ब्लेड की सुरक्षा चटकने लगी। लांसलॉट को फुल पाव लगानी पड़ी उसे रोकने के लिए। और तभी झंग की शैडो से एक लड़की उभरी, यांग जिंगसन। उसने हाथ उठाया और उसके 6 विंग्ड एंजल ने रेड ब्लैक एरोज ऑफ विल तैयार किए। रेड एरो, लॉयल्टी, मुझे और मियर भाई को प्रोटेक्ट करो। ब्लैक एरो,
हेट्रेड अपने मालिक से नफरत करो, उससे धोखा दो, उससे नुकसान पहुंचाओ। लांसलॉट घबरा गया। उसे यांग जिंगसन और बाकी टीम के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने तेजी से और पेड़ उगाकर तीरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तीर क्वाइटली ट्री ब्लेड के स्टेम में घुस गया। झंगी की नजर लांसलॉट के दाहिने हाथ पर थी। वही ट्री ब्लेड जिसे अब तक वो एक हथियार समझते थे, दरअसल एक जिंदा एलियन था। अगर शिंगसन के एरोज का इफेक्ट बॉस तक पहुंचा तो उसका कंट्रोल तो टूट सकता है, और हुआ भी यही। जैसे ही इच्छा शक्ति का तीर ट्री ब्लेड में घुसा, पूरे हॉल में फैल चुकी बेलें अचानक पीछे हटने लगी। लांसलॉट चौंका। बॉस, क्या हुआ तुम्हें? ट्री ब्लेड, जो लांसलॉट के साथ सिंक्रोनाइज था, अब डिस्कनेक्ट हो चुका था। या तो वो मर गया था, या उसने खुद लांसलॉट से रिश्ता तोड़ा। फिर लांसलॉट की बाह से एक विशाल पेड़ उगाया। उस पर लिपटी बेलों ने अचानक हमला कर दिया। थॉर्न्स ने उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश की। बॉस, तुम क्या कर रहे हो? लांसलॉट ने झटके से ट्री ब्लेड को खुद से अलग किया और दूर फेंक दिया। उसी वक्त उसे याद आया कि ये सब शायद यांग जिंगसन के तीरों का असर है। उसने देखा शिंगसन मुस्कुरा रही थी। तुम हाय अकेले नहीं हो जो साथियों को लेकर आए हो। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य अभी बाकी था। ट्री ब्लेड, जो अभी तक लांसलॉट का था, अब धीरे धीरे झंग यी की ओर रेंग गया और खुद को उसकी बाह से जोड़ लिया। झंग यी की बाह के चारों ओर बेलें लिपट गई। एक अजीब सेंसेशन के साथ उसे महसूस हुआ मानो एक एक्स्ट्रा आर्म या कई उंगलियां उगाई हों। अब झंग यी पूरी तरह ट्री ब्लेड को कंट्रोल कर सकता था। अब तुम्हारी तलवार मेरी है। झंग यी ने शैडो स्पेस से एनर्जी फूड निकाला, उसे खाया और फिर अपने दाहिने हाथ से एक हरी तलवार बनाई। उसकी शाखाएं और कांटे लांसलॉट की ओर लपके। अब अटैक का वक्त था। चैप्टर 1430, भाई और प्यारे दोस्त। अब ट्री ब्लेड झंग यी के हाथ में थी। उसने तलवार को लांसलॉट की ओर ताना और देखते ही देखते वो हजारों नुकीली लताओं में बदल गई, जो तूफानी सुइयों की तरह उस पर टूट पड़ी। लांसलॉट ने टीथ ग्राइंड करते हुए डिफेंस किया। डैम, मुझे पता था ये वेपन कितना खतरनाक है। अब भुगतना पड़ रहा है। उसने तुरंत अपनी विक्ट्री स्वॉर्ड से फॉलिंग ऐश फ्लेम लॉन्च की। जलती लपटों से बेले राख हो गई। लेकिन ट्री ब्लेड मरती नहीं। जब तक मेन बॉडी जीवित है, वो इन्फिनिट बार रिजेनरेट कर सकती है। झंग यी और हुआ हुआ ने एक बार फिर कोऑर्डिनेटेड हमला किया। कुछ ही सेकंड्स में लांसलॉट पर हजारों हमले हुए। उसे अब नरक का नाइट सॉन्ग एक्टिवेट करना पड़ा। जैब देवदूत गिर जाए, मेन प्रलय का गीत गाऊंगा। उसकी शक्ति में टेम्पररी स्पाइक आया, मगर अब वो ट्री ब्लेड के बिना था। झंग यी की रीच में आना भी मुश्किल हो गया था। झंग यी अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। इतना परफेक्ट वेपन, सोचना नहीं पड़ता, बस सोचो और बेले हमला कर दे। उसने चेतावनी दी, लांसलॉट, सरेंडर कर लो, जान बख्श दूंगा। बस नोटबुक वापस करो और माफी मांग लो। लांसलॉट का चेहरा तमतमा गया। उसने ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड घुमाई और चारों ओर की बेलें राख बना दी। मगर दिल ही दिल में उसे पता था, मैं नहीं जीत सकता। उसने कॉम्प्रोमाइज की पेशकश की। नोटबुक ले लो, मगर बॉस को मुझे लौटा दो। झंग यी ने ट्री ब्लेड को देखा। यह हथियार अब उसका था। वो इसे वापस करने के मूड में नहीं था। लेकिन बॉस एक टूल नहीं, जिंदा जीव था। वो भी कभी लांसलॉट का भाई था। झंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, वापस मिलेगा, मगर सिर्फ नैश किंगडम छोड़ने के बाद। लांसलॉट की आंखें अंधेरे से भर गई। वो मेरा भाई है। अगर उसका मिसयूज किया तो राउंड टेबल के सारे नाइट्स तुमसे लड़ेंगे, मौत तक। झंग यी ने हंसी दबाते हुए कहा। ओव, डर लग रहा है, मगर भीतर ही भीतर उसे समझ आ गया था। बॉस उसके लिए सिर्फ हथियार नहीं था, वो उसका भाई था। झंग यी ने सीधा जवाब दिया,
डोंट वरी, मेरा कंट्रोल सिर्फ टेम्परेरी है। तुम्हारा भाई ब्लाइंडली मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन हां, अभी वो मेरे पास हॉस्टेज रहेगा। डील? उसकी आंखों में हल्की सीरियसनेस थी। अगर मना करोगे तो यही लड़ाई होगी, मौत तक। लांसलॉट का चेहरा काला पड़ गया। उसे पता था, अगर वो दोबारा झगड़ा शुरू करता है तो हारना तय है, और शायद मारा भी जाए। उसने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, ठीक है, अभी के लिए ट्रूज रखते हैं, लेकिन बॉस को हर्ट मत करना। उसे भी मालूम था कि यांग जिंगसन की कंट्रोल एबिलिटी टाइम्ड है। कंट्रोलिंग का विंडो कम था, मगर झंगी को पता था, इतना टाइम ही काफी है। ओह, समझ गया, झंगी ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। उसने ट्री ब्लेड की सभी बेलें वापस खींच ली, लेकिन तलवार अब भी उसकी बाजू से लिपटी रही। मैं नोटबुक दिलवा दूंगा, कहकर लांसलॉट महल से बाहर निकल गया। झंगी निश्चिंत था, बॉस उसके पास था, लांसलॉट कोई भी चाल नहीं चल सकता। उसी वक्त उसने यांग जिंगसन से पूछा, शिंगसन, मुझे ये स्वॉर्ड बहुत पसंद आ गई है, अब क्या करें? बॉस एक जिंदा जीव है, हथियार नहीं। उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में लाना रिस्की है, क्योंकि एक गलत मोड़ पर वो भी लांसलॉट जैसा बन सकता है। यांग जिंगसन ने कामली कहा, उससे एक हॉलो शेल बना सकते हैं, जिंदा रहेगा मगर अपनी विल खो देगा। एक मेंटली डेड पपेट। झंगी चौंक गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? झूकिर ने जवाब दिया, एंटी डिप्रेसेंट से पॉसिबल है। झंगी ने बिना भाव के सिर हिलाया। वेरी गुड। लांसलॉट ने ग्रैंड मास्टर की नोटबुक सही सलामत लौटा दी। राउंड टेबल के बाकी नाइट्स ने झंगी को तेज नजरों से देखा। अब बॉस उनके पास नहीं था, वो सब खुद को एक्सपोज्ड महसूस कर रहे थे। उन्हें मानना पड़ा, ये टीम मजबूत है, और वो लोग जो उसके साथ हैं, उनका पता ही नहीं क्या क्या कैपेबिलिटीज है। लांसलॉट ने आखिरी बार झंगी को घूरा, जाते वक्त मुझे बॉस वापस मिलेगा, याद रखना। झंगी हंस पड़ा, मिल जाएगा, बस रैंसम रेडी रखना। अब अगला टारगेट था गांव चंगकोंग। झंगी ने पैलेस की परतों को पार करती हुई नजर डाली। मुझे लगता है उसने पहले से ये सब फॉसी कर लिया था। गांव चंगकोंग की एबिलिटी रीबर्थ डिडक्शन उसे भविष्य की घटनाओं को सिमुलेट करने देती है, चाहे वो झंगी की टाइम एबिलिटी जितनी एक्यूरेट न हो। मगर इतना जरूर था कि वो डायरेक्शनली गलत नहीं होता, और शायद वो ऑलरेडी अगले स्टेप पर पहुंच चुका था। चैप्टर 1431 जनरल बाबुलू। झंगी और लांसलॉट ने तय किया कि अब अलग अलग होकर रील एग्जिट ढूंढना होगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो बाबुलू के पीछे वाला दरवाजा ही सेक्रेड सोल टेम्पल के टॉप फ्लोर तक पहुंचने का रास्ता है। हालांकि लांसलॉट झंगी के बॉस को पकड़ने से नाराज था, लेकिन अभी के लिए उसने वो बात टाल दी। 10 मिनट पहले गांव चंगकोंग, गुमैन और चेन जियाओजन को लेकर टेम्पल के मेन गेट पर फिर से आया। वहां बैठा था भारी शरीर वाला जनरल बाबुलू, जो कुर्सी पर पूरी तरह सीधा बैठा था। हाँ, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? ये सामान्य बात नहीं थी। सेक्रेड सोल टेम्पल की इंटरनल स्पेस बाबुलू के कंट्रोल में थी। वो जब चाहे इसे बदल सकता था, जैसे कोई 4D मेज चला रहा हो। तीनों इंसानों का यहां इतनी जल्दी वापस आ जाना meant they weren't bound by his zero exile system। लगता है तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, बाबुलू ने काम होकर कहा। गांव चंगकोंग को बात पूरी समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर्फ ऊपर देखा और सॉफ्टली बोला, लगता है बाकी लोग थोड़ी देर से आएंगे, बट मुझे जल्दी काम खत्म करना होगा। रीबर्थ डिडक्शन ने उसे भविष्य की एक हल्की झलक दी थी, और साफ दिखा, अगर वे जल्द ही आगे न बढ़े पूरी टीम डेंजर में पड़ सकती है। लेकिन अगर वो जीता तो इमेंस अपॉर्चुनिटी उसका इंतजार कर रही थी। लेट दी फाइट बिगिन, प्रिपेयर फॉर वॉर। गांव ने अपना क्लोक उड़ाया और उसके पीछे एक्टिवेट हुआ हेवनली डांस व्हील, एक जाइंट सेलेस्टियल गियर
full of glowing runes. Seal of Sun. उसके हाथ में एक गोल्डन सेक्रेड स्वॉर्ड प्रकट हुई. सील ऑफ अक्लनाथ. उसके पूरे शरीर पर डिवाइन गोल्डन आर्मोर चढ़ गया. गूमैन और चेन पीछे हट गए. बाएं और दाएं उसके सपोर्ट में रेडी. उधर बाबुलू धीरे से अपने थ्रोन से उठा. उसने हाथ में उठाई अपनी जायंट वॉर एक्स. फुल बॉडी हेवी आर्मोर में ढका हुआ था. हेडगेयर से सिर्फ उसकी इंटेंस ग्लोइंग आइज दिख रही थी. कोई बातचीत नहीं हुई. भाषा अलग थी. बस आंखों से सिग्नल मिला और बैटल शुरू हो गया. गांव चंगकोंग लाइटनिंग की स्पीड में आगे बढ़ा और बाबुलू ने बिना किसी चेतावनी के 2 हाथों में एक्स उठाई. सामने से डायरेक्ट कोलिशन. बूम. सेक्रेड स्वॉर्ड वर्सेस वॉर एक्स. दोनों के टकराने से महल हिल उठा. एनर्जी वेव्स पूरे टेंपल में फैल गई और दोनों वॉरियर्स बराबरी पर थे. गांव चंगकोंग ने मन ही मन सोचा, जैसे मुझे अंदाजा था, बाबुलू की ताकत मेरी लिमिट्स के अंदर है. लेकिन अजीब बात यह है, ये सेक्रेड सोल टेंपल का गेटकीपर है, पर मुझे इससे उतना दबाव नहीं लग रहा जितना सेंटो से लगा था. रीबर्थ डिडक्शन उसे फ्यूचर की झलक दे सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ एग्जिस्टिंग कंडीशंस पर आधारित होता है, एग्जैक्ट फ्यूचर नहीं. उसकी एक और पावर है, एनिमी की एबिलिटीज को एनालाइज करना. गांव को पहले से एक ग्लिम्स मिली थी, बाबुलू के साथ एक इंटेंस टकराव की. इसलिए उसने गूमैन और चेन जियाओजिंग को साथ लाकर देखा, ताकि एनिमी की कैपेबिलिटीज को जल्दी समझा जा सके. रियल फाइट स्टार्ट्स. बाबुलू एक कोल्ड माइंडेड बैटल मशीन की तरह सामने आया और एक्स लेकर गांव पर भयंकर वार किया. गांव, कीप टेस्टिंग हिम. जितनी ज्यादा इन्फो मिलेगी, फ्यूचर की प्रेडिक्शन उतनी एक्यूरेट होगी, until it hits reality. गांव की स्वॉर्ड प्ले प्रेसाइज थी और बतौर एक्सपोर्ट्समैन उसका बॉडी कंट्रोल और रिएक्शन टॉप क्लास था. स्वॉर्ड वर्सेस एक्स. टकराव से पूरी स्पेस हिल उठी, पर दोनों बराबरी पर थे. गांव सतर्क था. वो जानता था बाबुलू कोई सिंपल एलियन नहीं. डायरेक्ट ब्रूट फोर्स से मुझसे नहीं जीत सकता. तो असली ट्रिक क्या है? द सपोर्ट डुओ. पीछे से गूमैन और चेन पैसिव नहीं थे. नॉर्मली बिलो डेल्टा लेवल इनह्यूमंस को एप्सिलॉन फाइट्स में यूजफुल नहीं माना जाता, एक्सेप्ट वे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यूनिट्स हो, जैसे एगिवन या झंगी की तरह स्पेशल मैनिपुलेशन वाला. लेकिन गांव ने फ्यूचर में पोटेंशियल देखा था, इसलिए उन्हें रुके रहने दिया. गूमैन ने रियर साइड कवर किया, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा एनिमी आए तो पैसेज को सिक्योर किया जा सके. चेन जियाओजिंग ने बाबुलू को ध्यान से ऑब्जर्व किया. उसका कोड नेम कमीलियन. एबिलिटी, किसी भी देखी गई चीज की नकल करना. एलियन की नकल करने पर 70% तक ट्रेड्स कॉपी कर सकता है. टोटल पावर 9500 इंडेक्स. मतलब अगर बाबुलू कोई एलियन पावर रिवील करता है, चेन उसे कॉपी काउंटर कर सकता है. टाइम डिले रियलाइजेशन. गांव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि बाबुलू अपनी रियल एबिलिटी रिवील करे. लेकिन बाबुलू रोबोटिक कामनेस में फाइट करता रहा. हैवी आर्मोर और एक्स के बावजूद ही मूव्ड लाइक अ ड्रैगन, फास्ट और बैलेंस्ड. ये बंदा मुझे हराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बस टाइम पास कर रहा है. गांव को फाइनली समझ आया, बाबुलू का रियल ऑब्जेक्टिव था उन्हें डिले करना, नॉट डिस्ट्रॉय देम. चैप्टर 1432 उलटफेर. गांव चंगकोंग को अब पूरा यकीन था, सेक्रेड सोल टेंपल के अंदर कोई भयानक शक्ति धीरे धीरे जाग रही है. वो बड़बड़ाया, मैं तुझे यहां रोक के नहीं रख सकता, नहीं तो झंगी और उसका गैंग आकर मुझ पर हंसेंगे. फिर क्या था? गांव ने पीछे हाथ खींचा, जैसे कोई मास्टर स्वॉर्ड्समैन करता है, और गोल्डन सेक्रेड स्वॉर्ड से सीधा वार कर डाला. बूम. एक सुनहरी चमकदार लहर ने पूरे महल को गोल्डन रंग से भर दिया. जनरल बाबुलू ने अपने वॉर एक्स को सामने लाकर डिफेंस किया, लेकिन इतनी जोरदार टक्कर थी कि वो पीछे की ओर खिसक गया. जमीन पर उसके भारी जूते खिंचते गए, जैसे लोहे पर स्क्रैच. ZZZ RRH HH KKK. जमीन पर 2 गहरे निशान बन गए.
फ्यूचर रीडिंग एक्टिवेटेड। ध्यानासील। गांव ने अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन एबिलिटी दोबारा एक्टिव की। अब वो बाबुलू की नेक्स्ट मूव्स एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता था। जितना ज्यादा फाइट, उतनी एक्यूरेट फ्यूचर प्रेडिक्शन। बेशक एनर्जी खर्च होती है, बट अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। स्पीड अटैक। गोल्डन बिजली से घिरा गांव बाबुलू पर चढ़ दौड़ा। एक सीधा वार सीने पर। बाबुलू ने तुरंत कुल्हाड़ी से रोका। पिंग पोंग पैंग, लोहाई पार हैमर पड़ने जैसी आवाजें गूंजने लगी। पूरा हॉल चिंगारियों और धमाके से हिल गया। गुमैन और चेन जियाओजंग को पीछे भागना पड़ा, ऑलमोस्ट दरवाजे से बाहर। गांव का इनर थॉट। अब मुझे समझ आ गया, बाबुलू के मूव्स प्रेडिक्टेबल है, ना बहुत तेज, ना अनस्टॉपेबल। हर मूव में कोई ना कोई कमी। फाइट की गिनती अब सैकड़ों टक्करों में जा चुकी थी। अब गांव को बाबुलू की हर मूवमेंट प्रेडिक्टेबल लगने लगी, और यही उसकी जीत की शुरुआत थी। सरप्राइज स्ट्राइक। एक और वार। गोल्डन स्वॉर्ड नीचे उतरी। बाबुलू ने रोकने के लिए एक्स उठाया, लेकिन गांव ने तलवार में थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी बचाकर रखी थी। जस्ट कांटेक्ट होते ही गोल्डन ब्लेड सीधा बाबुलू की चेस्ट प्लेट को चीरता हुआ अंदर घुस गया। गेम चेंजर मोमेंट। गोल्डन लाइट फटी। वूम। एक ब्राइट गोल्डन एक्सप्लोजन हुआ और बाबुलू का भारी शरीर सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। उसका एंशिएंट आर्मोर भी इस वार को झेल नहीं पाया। गांव धीरे धीरे नीचे उतरा। क्या ये सच में इतना आसान था? उसकी आवाज धीमी लेकिन गंभीर थी। चाहे गांव चंगकोंग का अटैक सक्सेसफुल रहा हो, उसके चेहरे पर जरा सी भी राहत नहीं थी। उसकी आंखें अब भी सधी हुई थी। कुछ था जो उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसने कटाव के उस पल में एक बेहद सटल बदलाव महसूस किया था। सामने जमीन पर गिरे बाबुलू का भारी भरकम शरीर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका एंशिएंट आर्मोर खरोंचों से भर चुका था, और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। नैश देश के इस सेनापति का कवच, जो इतने वर्षों से किसी भी हथियार से न टूटा हो, आज दरक गया था। गुमैन की आंखें चमक उठीं। वो इंजर्ड हुआ है। गांव ने भी वो देखा। सींगों वाले उस भारी हेलमेट के नीचे से बाबुलू के मुंह के किनारे से खून की एक धार टपक रही थी। लेकिन जनरल बाबुलू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने कवच पर हाथ फेरा, और अगले ही सेकंड गांव की आंखें चौंधिया गई। उसके सामने जो हुआ वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। जिस आर्मोर को उसने अपनी फुल पावर गोल्डन स्वॉर्ड से तोड़ा था, वो पल भर में पहले जैसी चमक में लौट आया। और सिर्फ कवच ही नहीं, बाबुलू के घाव, वो खून की धार, सब गायब हो गया। गांव ने गहराई से सांस ली। ये कौन सी पावर है? इतना परफेक्ट रेस्टोरेशन। ये सिर्फ रिपेयर नहीं था, ये समय को ही उलट देने जैसा कुछ लग रहा था। तभी दूर से चेन जियाओजंग की घबराई हुई आवाज आई, बॉस, मैं उसकी एबिलिटी कॉपी कर चुका हूं। गांव का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। चेन की पावर कमीलियन थी। किसी भी देखी गई एबिलिटी की 70% स्ट्रेंथ तक की नकल करने की क्षमता उसकी एबिलिटी वक्त को रिवर्स करने की है। चेन की आवाज कांप रही थी। गांव चुप रहा। उसने फिर से जनरल बाबुलू की तरफ देखा, जो मानो कुछ हुआ ही ना हो, अपने आर्मोर पर लगे डस्ट को झाड़ रहा था। टाइम रिवर्सल, गांव ने मन ही मन कहा। इसका मतलब जितना भी डैमेज दूं, जब तक वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट गा, कुछ भी असर नहीं होगा। अब चीजें साफ हो रही थी। बाबुलू को स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मूव्स की जरूरत ही नहीं थी। उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस दुश्मन को थकाना था। और फिर उसका वक्त खत्म। लेकिन गांव चंगकोंग पीछे हटने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा, मैं इसे और एबिलिटीज इस्तेमाल करने पर मजबूर करूंगा। जब तक मैं उसकी वीकनेस नहीं ढूंढता, फाइट खत्म नहीं होगी। एक बार फिर वो सुनहरे तूफान में बदल गया। तेज रफ्तार में वो बाबुलू की ओर बढ़ा। हर फाइबर में जानलेवा इरादा था। जनरल बाबुलू ने फिर वही किया।
बिना एक शब्द बोले अपना युद्ध कुल्हाड़ा उठाया और सीधे उसकी तरफ झपटा। उनका सामना एक बार फिर से टकराया। गांव अब भी उस पर बराबरी से वार कर रहा था। एल्बीट बाबुलू की प्योर अटैक स्ट्रेंथ सिर्फ 17,000 के आसपास थी, लेकिन उसकी ट्रू स्ट्रेंथ उसकी एबिलिटी थी। हर बार जब गांव कोई भी चोट पहुंचाता, बाबुलू पर हल्की सफेद रोशनी चमकती और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह से ठीक। वूंड्स गॉन, एनर्जी लॉस रिकवर्ड, स्टेट प्राइम कंडीशन। गांव की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, उसने मन ही मन सोचा, तो मैं थक जाऊंगा और ये आदमी हमेशा अपने पीक पर बना रहेगा। और जब ऐसा होगा तो यही जनरल बाबुलू गांव चंकों को जमीन पर पटक पटकर तोड़ेगा। चैप्टर 1433 सब्स्टिट्यूशन बटा रिप्लेसमेंट। पिंग पोंग। पवित्र आत्मा मंदिर के प्रवेश द्वार पर तेज रफ्तार में तलवारें और कुल्हाड़ियां टकरा रही थी। गोल्डन लाइट और भारी परछाइयों के बीच गांव चंकोंग और जनरल बाबुलू की भीषण टक्कर चल रही थी। दोनों इतने तेज थे कि उनकी परछाइयां पीछे छूट जाती। आम लोगों की आंखें उनका पीछा नहीं कर सकती। गांव ने बार बार अटैक किया। उसका गोल्डन सेक्रेड स्वॉर्ड सीधा बाबुलू के हॉर्न्ड हेलमेट की ओर गया, एमिंग टू एंड द फाइट इन वन ब्लो। लेकिन बाबुलू जैसे टाइम का मास्टर हो, हर बार उसी कॉन्फिडेंट पेस से अपनी वॉर एक्स से हमले को रोक देता। उसे कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी थी टाइम रिवर्सल। हर बार जब वो इस पावर का इस्तेमाल करता, उसका शरीर, एनर्जी और वूंड्स सब कुछ रीसेट हो जाता, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बूम! एक और टक्कर के बाद गांव जमीन पर गिरा। उसकी ब्रीदिंग हैवी होने लगी। लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। वो जानता था इस तरह की फाइट में उसका थकना तय है, जबकि बाबुलू तो हर बार खुद को रिस्टोर कर रहा था। बाबुलू एक अनब्रेकेबल गेट गार्डियन की तरह अब भी पवित्र आत्मा मंदिर के एंट्रेंस पर खड़ा था, जैसे कह रहा हो, कोई अंदर नहीं जाएगा। ये आदमी, गांव ने दांत पीसते हुए सोचा। तभी चेन जियाओजिंग की आवाज सुनाई दी। बॉस, उसकी एबिलिटी टाइम लिमिटेड है। हर यूज के बीच में 1 मिनट का कूल डाउन है। गांव की नजरें चमकी, लेकिन जल्दी डिसअपॉइंटमेंट भी आई। 1 मिनट में मैं इसे खत्म नहीं कर सकता, चेन ने आगे बताया। इसकी कोई नेगेटिव ड्रॉबैक नहीं है। थ्योरेटिकली वो हमेशा खुद को फुल रिस्टोर कर सकता है, जैसे कभी थका ही नहीं। गांव ने सामने खड़े उस लोहे जैसे इंसान को देखा और तब जाकर समझा कि क्यों बाबुलू को गेटकीपर बनाया गया था। अनकिलेबल, अनशेकेबल, अनस्टॉपेबल। लेकिन तभी बाबुलू की आंखों की दिशा बदली। इस बार वो गांव को नहीं, बल्कि पीछे खड़े चेन जियाओजिंग को देख रहा था। अगले ही पल उसकी वॉर एक्स हवा में उठी। चेन जियाओजिंग की आंखों में अंधेरा छा गया। जब उसकी नजरें साफ हुई, उसने देखा कि एक भारी युद्ध कुल्हाड़ी उसके सामने आ चुकी है। अगले ही पल वो बाबुलू के सामने था। पफ! वॉर एक्स ने एक ही वार में चेन जियाओजिंग का सिर काट दिया। खून चारों ओर बिखर गया। गांव चंकों की आंखें फटी रह गई। उसे एक पल में एहसास हुआ कि उसका अनुमान गलत था। बाबुलू सिर्फ टाइम रिवर्सल ही नहीं, बल्कि स्पेस मैनिपुलेशन की शक्ति भी रखता था। ठीक झंग यी की तरह उसके पास डुअल टाइप एबिलिटी थी। चेन जियाओजिंग को हटाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो बाबुलू की पावर्स को एनालाइज कर सकता था। उसे भविष्यवाणी में वीकनेस बन सकता था। गांव तुरंत चिल्लाया, मैन, भाग जाओ यहां से। बाबुलू ने गनमैन की ओर नहीं देखा। वो वापस गांव की ओर मुड़ा और हमला जारी रखा। गनमैन भी डर गया था, लेकिन तभी उसने जमीन पर कुछ देखा। कांस्य मूर्ति का टुकड़ा, वही जो पहले गलियारे में रखी थी। उसे समझ आया, बाबुलू की स्पेस शिफ्टिंग एबिलिटी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है और ये अनलिमिटेड नहीं है। कूल डाउन या यूसेज लिमिट जरूर होगी। गनमैन ने डिसीजन लिया,
भागना नहीं है। चेन मर चुका है, अब उसे गांव को मदद करनी है। वो वहीं खड़ी रही। बाबुलू ने उसकी ओर देखा। क्लैंग क्लैंग, वॉर एक्स और गोल्डन सेक्रेड स्वॉर्ड के टकराव से पूरा महल गूंज उठा। अगले ही पल बाबुलू ने फिर से स्पेस शिफ्ट की पावर का यूज किया। गनमैन गायब हुई और बाबुलू के सामने प्रकट हो गई, लेकिन वो पहले से तैयार थी। प्राइवेट प्रिजन। एक काला एनर्जी क्यूब हवा में प्रकट हुआ। बाबुलू उसके अंदर ट्रैप हो गया। उसका मूवमेंट रुक गया। वॉर एक्स आधे सेकंड की देरी से नीचे गिरा। दरार। बैरियर पर दरारें पड़ी, लेकिन एक्सप्लोड नहीं हुआ। यानी ये साधारण अवरोध नहीं था। गनमैन, गरुड़ा टीम की उपकप्तान, को आर्मी में सेपरेशन हेवन कहा जाता है। उसकी एबिलिटी एटर्नल बैरियर, जो एनिमीज को ट्रैप करने वाले डिफेंस कॉन्स्ट्रक्ट्स बनाती है। प्राइवेट प्रिजन एक सिंगल टारगेट स्किल है, जिसमें टारगेट स्पेसिफिक बैरियर यूज होती है, और इसकी डिफेंस पावर एक सामान्य अवरोध से 5 गुना ज्यादा होती है। बाबुलू रुक तो गया था, लेकिन यह बस शुरुआत थी। चैप्टर 1434, दी अनसॉल्वेबल एनिमी। दरार। गुमान की बनाई प्राइवेट प्रिजन को बाबुलू ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी से चीर डाला, लेकिन एक डेल्टा स्तर की एलियन द्वारा बनाई गई बाधा को ब्लैक चैरियट लेवल वार से कुछ समय के लिए रोक पाना, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। इस पल ने गांव चांगकोंग को फिर से स्थिति संभालने और अगले हमले से बचने का मौका दिया। तुम अभी यही हो, गांव ने गुस्से में गुमान से कहा। यहां से जाओ और जिंदा रहो। उसके ज्यादातर पुराने साथी अब मर चुके थे, और जो है वो कुछ ही बचे हैं। झांगी या लैंसलॉट की तरह बड़ी टीम उसका साथ नहीं दे रही। गुमान ने डटकर जवाब दिया, आप अकेले उसे नहीं हरा सकते। मुझे उसकी क्षमताओं का विश्लेषण करते रहना होगा। अब मैं तय कर सकती हूं कि उसकी दूसरी शक्ति स्पेशल डिस्प्लेसमेंट है। वो इस महल के भीतर वस्तुओं और जीवों को अपनी जगह से दूसरी जगह भेज सकता है, लेकिन हर बार इस्तेमाल के बीच करीब 5 सेकंड का अंतर होता है। इस तरह चेन जियाओजिंग की बलिदान और लगातार संघर्ष से वे बाबुलू की दोहरी क्षमताओं का रहस्य समझ चुके थे। रिवर्स टाइम, समय को पीछे मोड़ना। स्पेशल मैनिपुलेशन, वस्तुओं लोगों को जगह बदलना। इससे वो लगभग अजेय बन जाता है। जब तक कोई उसे एक ही वार में खत्म न कर दे, वो खुद को बार बार रीसेट करता रहेगा, एकदम परफेक्ट कंडीशन में। बूम! बाबुलू की कुल्हाड़ी फिर गांव की ओर झपटी। गांव ने सनसील स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका हाथ सुन पड़ गया। उसकी ताकत लगातार घट रही थी, जबकि बाबुलू अब भी फुल पावर में था। गुमान ने फिर प्राइवेट प्रिजन इस्तेमाल किया, और जब बाबुलू उसमें कैद हुआ, उसने नई रणनीति अपनाई। एक्सप्लोड। कैद क्षेत्र को उसने खुद फोड़ दिया, ताकि अंदर मौजूद बाबुलू पर हमला हो। लेकिन नतीजा? कोई असर नहीं। 3 आंखों वाली जनजाति का शक्तिशाली शरीर इतनी आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होता। गुमान जैसे डेल्टा के लिए उसे चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। गांव चांगकोंग को अचानक एक बात समझ में आई, और उसने गुमान से तीव्र स्वर में कहा, यहां मत रहो। जितने ज्यादा लोग इसके क्षेत्र में होंगे, ये उतना ही शक्तिशाली होगा। बाबुलू स्थानिक प्रतिस्थापन, स्पेशल डिस्प्लेसमेंट का उपयोग करता है। जितने ज्यादा लक्ष्य, उतना आसान उसके लिए लोगों को आपस में टकराना देना। और ठीक अगले पल उसने गुमान को पत्थर के टुकड़े से बदल दिया। गुमान तैयार थी, लेकिन फिर भी बाल बाल बची। गांव ने तेजी से वार करके बाबुलू को रोका। टहलो, हटो यहां से, उसने आदेश दिया, और उसकी आंखों में अब एक पागलपन चमक रहा था। अचानक उसकी कमर पर तियानवो ट्रेजर व्हील पर एक रून चमका। सील नष्ट करो, उसने उच्च स्वर में पुकारा। यह शक्ति भारत में मिली थी, जब वो एक प्राचीन ब्राह्मण स्थल पर गया था। उसने वहां 3 देवताओं की परीक्षा पास की थी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और अब वो शिव के विनाश नृत्य से
प्रेरित शक्ति निर्वाण सील का उपयोग करने जा रहा था। जैसे ही उसने उसे सक्रिय किया, उसका शरीर लचीलापन पा गया, जैसे सांप का नृत्य हो, और उसके चारों ओर सुनहरा तूफान छा गया। ये देखकर बाबुलू ने पहली बार 2 कदम पीछे हटे। ये हमला कुछ अलग था। गुमान ने इसे देखा और उसकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि निर्वाण सील एक डिस्ट्रक्शन मोड है। अगर इससे गाओ चांगकोंग ने युद्ध नहीं जीता तो वो भारी कमजोरी में चला जाएगा। इसलिए बिना वक्त गवाए गुमान हॉल से बाहर भागी। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची, उसके पीछे से एक गगन भेदी गर्जना और सूर्य सा चमकता प्रकाश फूटा। गाओ चांगकोंग और बाबुलू की निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गुमान जानती थी कि यह लड़ाई अब भी बेहद मुश्किल है। बाबुलू खुद को बार बार रीसेट कर सकता है, और अगर गाओ चांगकोंग की ताकत खत्म हो गई तो अब उसे और किसी इप्सिलॉन या मजबूत सहयोगी को लाना होगा। और तभी उसे सामने से कोई आता दिखाई दिया। उसका चेहरा रोशनी में साफ हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। झांगी, वो और कोई नहीं बल्कि खुद झांगी था, जो भूल भुलैया को पार करते हुए मंदिर के द्वार तक पहुंच गया था। बाबुलू की गांव चांगकोंग से लड़ाई ने उसे बाकी जगहों पर ध्यान देने से रोक दिया, और झांगी को रास्ता मिल गया।